तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो आज का टॉपिक है संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। ठीक, तो ये आज का हमारा टॉपिक है और इसी टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं और प्रश्नों के माध्यम से इस लेसन के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो आपके पेपर या एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। ठीक, तो शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। और आपको बता दें कि इससे पहले हम लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के संदर्भ में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनके संदर्भ में बात कर ली है। ठीक, तो आज कलेक्शन पता चल गया। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालिए एवं इसके भविष्य पर टिप्पणी लिखिए। तो सबसे पहले इसके कुछ पॉइंट्स के रूप में इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा की नवीनतम नीति 1992 की एक रूपरेखा देखते हैं, एक आउटलाइन ऑफ रिसेंट पॉलिसी ऑफ नेशनल एजुकेशन 1992 की। तो पहला पॉइंट है भूमिका। ठीक, तो इस संदर्भ में क्या कहा गया है कि इस भाग में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पुनर्निर्माण किया गया एवं नवीन शिक्षा नीति की आवश्यकताओं की विवेचना की गई है। ठीक, सेकंड है शिक्षा का सार एवं भूमिका। तो इससे क्या तात्पर्य है, तो इस भाग में शिक्षा को व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक माना गया है। शिक्षा को जनशक्ति एवं आर्थिक विकास का प्रमुख साधन बताया गया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था। तो राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था देश के संविधान के प्रावधानों तथा सिद्धांतों के आधार पर होनी चाहिए। ठीक, अब किसी भी देश की जो राष्ट्रीय शिक्षा होगी वहाँ के संविधान के प्रावधानों के अनुरूप ही होगी। यह जाति पाति के भेदभाव से दूर होनी चाहिए। संपूर्ण भारत में शैक्षिक संरचना एक समान होनी चाहिए। अब जैसे अभी तो जब से NEP 2020 के अनुसार जो है वो तो आपको बताएं कि 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर है, लेकिन पहले क्या था 10+2+3। ठीक, ये था। इसे सभी राज्य अपने अपने यहाँ लागू कर दें। शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना पर आधारित होनी चाहिए। तो आप लेटेस्ट जानकारी यहाँ पर लिख सकते हैं, पुरानी अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो लेटेस्ट जो डाटा है उसको यहाँ पे आप शामिल कर सकते हैं। फोर्थ है समता के लिए शिक्षा। तो नवीन शिक्षा नीति में शैक्षिक अवसरों की असमानता को दूर करने के उद्देश्य से शिक्षा द्वारा समानता लाने पर विशेष बल दिया गया है। इसमें अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को भी सामान्य जातियों के समान लाने का प्रयासों पर विशेष बल दिया गया है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार के लिए विभिन्न स्रोतों एवं तरीकों को व्यवहार में लाने पर बल दिया गया है। फिफ्थ है तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा। तो नवीन शिक्षा नीति में स्कूल स्तर से ही बड़े पैमाने पर संगणक कार्यक्रमों के आयोजनों का उल्लेख किया गया है। तकनीकी शिक्षा में शिक्षकों को बहुमुखी भूमिका निभानी होगी। सिक्स्थ है कि विभिन्न अवस्थाओं पर शिक्षा का पुनर्गठन। तो नवीन शिक्षा नीति में शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर पुनर्गठन पर विशेष बल दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा के 2 विषय 14 वर्ष तक की अवस्था के बालकों का नामांकन एवं ठहराव और शिक्षा के स्तरों में गुणात्मक सुधार। माध्यमिक शिक्षा स्तर पर योग्य एवं प्रतिभाशाली छात्रों को तीव्र गति से प्रगति की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए गति निर्धारक स्कूलों की स्थापना की जाएगी। इस स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को विशेष बल मिलेगा। ठीक, सन 1990 तक 10% और 1995 तक 25% उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इस समय भारत में लगभग 261 विश्वविद्यालय। तो ये डाटा अभी आप गूगल करके करंट का देख सकते हैं। ठीक, ये पुराना डाटा है। भविष्य में इन्हें व्यापक एवं मजबूत रूप प्रदान किया जाएगा, किन्हें महाविद्यालयों को। इसके अलावा देश में खुले विश्वविद्यालयों, ग्रामीण विश्वविद्यालय, डिग्री का नौकरी से संबंध विच्छेद, राष्ट्रीय परीक्षा सेवा आदि पर ध्यान दिया जाएगा। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो वो है व्यवस्था को गतिमान करना। तो समस्त शिक्षक पढ़ाएं एवं समस्त छात्र पढ़ें, इसके लिए सरकार शिक्षकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करेगी।
इसके अतिरिक्त शिक्षण पद्धति को और अधिक प्रतिभाशाली बनाने के लिए शिक्षकों के उत्तरदायित्व बढ़ाए जाएंगे। संस्थाओं को भी पहले से अधिक तथा बेहतर सुविधाएं जुटाई जाएंगी। इसके बाद 8th पॉइंट है कि शिक्षा की विषय वस्तु एवं प्रक्रिया को एक नया मोड़। तो शिक्षा की विषय वस्तु एवं प्रक्रिया को सांस्कृतिक पाठ्यक्रम से समृद्ध किया जाएगा। इसके लिए उनमें मूल्यों की शिक्षा, ग्रंथों एवं ग्रंथालयों शिक्षा का माध्यम, कार्य अनुभव, शारीरिक शिक्षा, पर्यावरणीय शिक्षा, मूल्यांकन प्रक्रिया एवं परीक्षा सुधार से संबंधित नीतियों की स्पष्ट झलक देखने को मिलेगी। शिक्षक, तो इसके संदर्भ में बात करें तो शिक्षक ही समाज के सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्वरूप को प्रदर्शित करता है, अतः उसकी नियुक्ति वेतन, सेवा शर्तों, उन्नति की सुविधाओं आदि से संबंधित नीतियां निर्धारित की गई हैं। शिक्षक प्रशिक्षण को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सेवाकालीन शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता है। 10th है शिक्षा का प्रबंध। शिक्षा के प्रबंध के विषय में राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद प्रमुख भूमिका प्रस्तुत करेगी। अखिल भारतीय शिक्षा सेवा की स्थापना की जाएगी। राज्यों में राज्य शिक्षा सलाहकार परिषदों का गठन होगा। जिला स्तर पर जिला परिषदें उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की देखभाल करेंगी। ठीक है। इसके बाद संसाधन और समीक्षा। तो लोकतंत्रात्मक समाजवादी समाज की स्थापना एवं व्यवहारिक एवं विकासोन्मुख उद्देश्यों की शिक्षा में निवेश लाकर ही प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए बड़े पैमाने पर संसाधनों को जुटाना होगा तथा प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात नवीन शिक्षा नीति की समीक्षा की जाएगी। ठीक है। तो संसाधनों की समीक्षा यहाँ तक हो चुका है। इसके बाद भविष्य। तो शिक्षा का भावी स्वरूप जटिल होने के फलस्वरूप इसका पाना संभव नहीं है, फिर भी यह आशा की गई है कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता अर्जित करेंगे। तो इन पॉइंट्स के माध्यम से इस क्वेश्चन को आप आराम से समझ सकते हैं, कर सकते हैं कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के प्रमुख बिंदु कौन कौन से थे। अगले प्रश्न की बात करें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 से क्या अभिप्राय है। ठीक, क्या अभिप्राय है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से अभिप्राय कि वह नीति जो किसी राष्ट्र विशेष में शिक्षा के आधार मापदंडों, शैक्षिक गतिविधियों के सफल एवं दीर्घकालिक परिणामपरक उत्थान को स्थापित करती है, मानव सृष्टि का अनूठा श्रृंगार है जो प्रत्येक राष्ट्र की अमूल्य निधि होने के साथ साथ विकासोन्मुखता का पर्याय भी है। राष्ट्र के विकास में शिक्षा की अहम भूमिका होती है। यदि हम सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के साथ साथ भौतिकता की भव्यता का मूल्यांकन करें तो यह पाएंगे कि शिक्षा ही राष्ट्र की रीढ़ होती है। मानव मूल्यों को अक्षुण्ण बनाए रखने में तथा समाज को अनवरत नवीन दिशा प्रदान करने में शिक्षा एक ऐसी सीढ़ी है जिस पर चढ़कर विकास के चरम तक पहुंचा जा सकता है। भारत देश में शिक्षा विकास का लंबा इतिहास रहा है। वैदिक शिक्षा से लेकर आज तक की शिक्षा के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न गति से परिवर्तन हुए हैं। आज की भारतीय शिक्षा का स्वरूप लंबे अरसे के मंथन एवं परिवर्तनों से गुजरने के पश्चात ही स्थापित हुआ है। यद्यपि शिक्षा जैसी नीति में सदैव कुछ बेहतर करने एवं समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के विभिन्न आयामों तथा प्रयोजनों का व्यापक क्षेत्र विद्यमान रहता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा की नवीनतम नीति 1992 के उद्देश्य। तो उद्देश्यों को आप ध्यान में रख सकते हैं। जैसे पहला है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण करना। इस संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा स्तर के पाठ्यक्रम में व्यवसायीकरण पर विशेष बल देना। सेकंड है कि आधुनिक युग में विभिन्न वैज्ञानिक एवं प्राविधिक परिवर्तन के संदर्भ में जनशक्ति को जागृत करना एवं उनके उपयोग के लिए शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर छात्र को उसकी जानकारी देना। अगला है जनार्दन रेड्डी समिति की प्रमुख सिफारिशों पर दृष्टिपात रखते हुए एक निबंध लिखिए। निबंध देखिए आपको बहुत बड़ा एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक, और ये क्वेश्चन शायद ही है, एक बार पढ़ लीजिएगा। तो जनार्दन रेड्डी समिति 1992, देखते हैं इसकी कुछ संस्तुतियाँ। तो पहला क्या है
प्रत्येक राज्य एक केंद्रीय अभिकरण की पहचान, जिसका मूल कार्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के शिक्षा कार्यों को बढ़ाने एवं नवीन दिशा देने की ओर अग्रसर करना हो। यह अभिकरण केंद्र सरकार को भी वस्तु स्थिति से अवगत कराए तथा नए प्रबंधन की शुरुआत करने के लिए विकल्प सुझाए। इस कार्य को मूर्त रूप देने के लिए केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद एक समिति को गठित करे, जिसमें क्षेत्रीय शिक्षाविद सम्मिलित हो। किसी वर्ग विशेष के लिए कोई अलग पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए। अल्पसंख्यकों द्वारा चलाई जा रही शिक्षा संस्थाओं की ओर सरकार को ध्यान देने की बड़ी आवश्यकता है। सरकार उन पर सतत निगरानी रखते हुए पर्यवेक्षण भी करे। ठीक, सेकंड क्या है कि नवोदय विद्यालय योजना जारी रखी जाए। प्रत्येक जनपद में एक नवोदय विद्यालय की स्थापना की जाए और विद्यालयों की प्रवेश परीक्षाओं में विश्वसनीयता तथा वैधता निरंतर बढ़ानी चाहिए। आवश्यकता अनुसार इन परीक्षाओं के स्वरूप में परिवर्तन को भी अमल में लाना होगा। थर्ड पॉइंट की बात करें कि समस्त विद्यालयों की गुणवत्ता को प्रत्येक स्तर पर सुधारना चाहिए एवं विद्यालय स्तरों पर फैली विषमताओं को दूर करने की आवश्यकता है। सुविधा प्राप्त विद्यालय अपनी सुविधाओं एवं संसाधनों को अन्य संस्थाओं के साथ बांटे एवं साझेदारी की भावना से विकास के दरवाजे खोलने के सतत प्रयास करें। सामुदायिक विकास की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है एवं सुविधा विहीन वर्गों की पहुंच को सरल बनाने पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह सही मायने में सामाजिक जवाबदेही का स्वरूप होगा। फोर्थ पॉइंट क्या है कि आंगनबाड़ी कार्यक्रम को और अधिक मजबूत बनाया जाए। ठीक, और बच्चों की देखभाल एवं परिवार कल्याण, पोषण व स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उपाय खोजे जाएं। ठीक, और 8वीं पंचवर्षीय योजना में पूर्व बाल्यकाल देखभाल, ठीक, ECCE मतलब अर्ली चाइल्डहुड नहीं, इसका फुल फॉर्म क्या था, ECCE। ठीक, अर्ली, ई से अर्ली था और सी से चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक, इसका फुल फॉर्म अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, मतलब इस प्रोग्राम को चलाए जाने की आवश्यकता है। इसके बाद 9 साक्षरों के लिए सतत शिक्षा अभियान चलाए जाएं और प्रौढ़ शिक्षा एवं सार्वजनिक। ठीक, तो 5 पॉइंट आप आराम से याद रखनी, बहुत बड़ा हो जाएगा, पढ़ने में भी बोरियत महसूस हो जाएगी। यहाँ पे ये याद कर सकते हैं, प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय का अनुपात 1:4 से सुधार कर 1:2 किया जाए और स्कूल छोड़ने वालों की दर कक्षा 1 से 5 तथा 6 से 8 के लिए 45 व 60% से घटाकर 20 व 40% कर दी जाए। और भी कई सारे पॉइंट्स हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। बाकी 5 से 6 पॉइंट अगर आपको याद हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। और अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद की क्षेत्रीय समितियां गठित की जाएं। उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जाए ना, यही सब बातें हैं। और जिला स्तर पर शिक्षा परिषदों की स्थापना। ठीक, तो कम से कम पढ़ेंगे तो 14 से लगभग 14 पॉइंट है, तो 5 से 6 पॉइंट अगर आप सही से याद हैं इस आंसर के लिए तो इनफ है। आप इनमें से कोई भी पॉइंट्स आराम से याद कर लें याद कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के विषय में क्या कहा गया है। तो देखिए, इन्होंने यही कहा है, क्या कहा था कि संपूर्ण भारत में जो शैक्षिक संरचना होनी चाहिए वो एक समान होनी चाहिए। जैसे उस समय 10+2+3 का स्ट्रक्चर था, तो वो था, जो आज बदल चुका है। ठीक, इसके बाद संयुक्त राष्ट्रीय शिक्षा समिति में शैक्षिक अवसरों की समानता के विषय में क्या कहा गया है। तो नवीन शिक्षा नीति में शैक्षिक अवसरों की असमानता को दूर करने के उद्देश्य से शिक्षा द्वारा समानता लाने पर विशेष बल दिया गया है। इसमें अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को भी सामान्य जातियों के समान लाने के प्रयासों पर विशेष बल दिया गया है।
इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार के लिए विभिन्न स्रोतों एवं तरीकों को व्यवहार में लाने पर बल दिया गया है। संयुक्त राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बालकों के नामांकन पर क्या कहा गया है? तो 14 वर्ष तक की अवस्था के बालकों का नामांकन एवं ठहराव, शिक्षा के स्तरों में गुणात्मक सुधार। फोर्थ है, संयुक्त राष्ट्रीय समिति में शिक्षक तथा शिक्षक प्रशिक्षण पर विचार व्यक्त किए। तो इसका उत्तर क्या है कि शिक्षक ही समाज के सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्वरूप को प्रदर्शित करता है, अतः उसकी नियुक्ति, वेतन, सेवा शर्तों, उन्नति की सुविधाओं आदि से संबंधित नीतियाँ निर्धारित की गई हैं। शिक्षक प्रशिक्षण को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सेवाकालीन शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 से तात्पर्य क्या है? तो वह नीति जो किसी राष्ट्र विशेष में शिक्षा के आधार, मापदंडों एवं शैक्षिक गतिविधियों के सफल एवं दीर्घकालिक परिणामपरक उत्थानों को स्थापित करती है। नेक्स्ट है कि 1992 में, मतलब जो NEP थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में व्यावसायीकरण को उचित माना गया है या नहीं? तो शिक्षा का व्यवसायीकरण करना एवं इस संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा स्तर के पाठ्यक्रम में व्यवसायीकरण पर विशेष बल देना, तो यहाँ पर तो उचित माना गया। वैज्ञानिक तथा प्राविधिक परिवर्तन के विषय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने क्या कहा है? तो उन्होंने कहा कि भाई आधुनिक युग में विभिन्न वैज्ञानिक एवं प्राविधिक परिवर्तनों के संदर्भ में जनशक्ति को जागृत करना एवं उनके उपयोग के लिए शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर छात्रों को उनकी जानकारी प्रदान करना। फिर जनार्दन रेड्डी समिति ने नवोदय विद्यालय के संबंध में क्या कहा कि भाई जो ये योजना जारी रखें, यही नवोदय विद्यालय वाली, और प्रत्येक जनपद में एक नवोदय विद्यालय की स्थापना की जाए। और विद्यालय की गुणवत्ता के संदर्भ में जनार्दन रेड्डी समिति ने क्या कहा कि गुणवत्ता जो है वो प्रत्येक स्तर पर सुधारना चाहिए और विद्यालय माफ़ कीजिएगा, विद्यालय स्तर पर फैली हुई क्षमताओं को दूर करने की आवश्यकता है। ऐसे ही आंगनबाड़ी के संदर्भ में क्या कहा कि आंगनबाड़ी कार्यक्रम को और अधिक मजबूत बनाया जाए, बच्चों की देखभाल एवं परिवार कल्याण, पोषण व स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उपाय खोजे जाएं। ऐसे ही नव साक्षरों के विषय में रेड्डी समिति ने क्या कहा? तो नव साक्षरों के लिए सतत शिक्षा कार्यक्रम चलाए जाने की आवश्यकता है, साक्षर अभियान को और अधिक गतिशील बनाए जाने की आवश्यकता है। इसके बाद प्रौढ़ शिक्षा के संदर्भ में जनार्दन रेड्डी समिति ने क्या कहा है कि केंद्र एवं राज्य सरकारें प्रौढ़ शिक्षा एवं सार्वजनिक प्रारंभिक शिक्षा पर अधिक ध्यान दें, प्रत्येक स्तर पर वित्तीय, प्रशासनिक एवं राजनीतिक सहयोग को सुनिश्चित किया जाए, औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा के स्तरों को सुधारा जाए तथा अनौपचारिक शिक्षा के प्रबंध तंत्र को अधिक मजबूत किया जाए। ठीक है। इसके बाद परीक्षा के स्तर के संबंध में समिति का विचार क्या है? तो दोनों, मतलब कौन दोनों? केंद्र एवं राज्य सरकारें परीक्षा के स्तर को सुधारने के लिए ठोस कार्यक्रम तथा योजना बनाएं, माध्यमिक स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा की सुविधाओं को प्रदान किया जाए तथा प्रचार प्रसार भी किया जाए, परीक्षा सुधार के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम व नेटवर्क तैयार करने की आवश्यकता है। तो इसी के साथ ये अतुल्य उत्तरीय प्रश्न जो हैं यहीं पे समाप्त होते हैं, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये लेसन भी यहाँ पे पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। तो अगले वीडियो में हम लोग एक नए लेसन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।